हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 9 दिसंबर 2024 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का नया बैच है वो 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस बैच में ज्वाइन करने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 999 में ही ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसकी जो बाकी डिटेल्स है वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 50 स्टूडेंट जो हैं वो बैच में लिए जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों को सी सेट पढ़ना है लाइव क्लासेस के रूप में तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करें और जल्द से जल्द जो है इस कोर्स में एनरोल कर लें। ठीक है, चलिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिल रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा जो फाइनेंशियली हेल्प है वो हमारी भी होगी और डेफिनेटली जो इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर ऐसे ही लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। इसके फ्रंट पेज पे बात की गई है कि सर्च टू स्लो डाउन 38% फॉल इन यूएस स्टूडेंट वीज़ाज इशूड टू इंडियंस इन जनवरी टू सितंबर दिस ईयर। इस साल अगर हम बात करें तो यूएस में जो फॉरेन स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ दिए जाते हैं है ना, उसमें इंडियंस को जो वीज़ाज़ इशू किए गए हैं इस साल उसमें 38% की गिरावट आई है। ठीक है, ये जनवरी टू सितंबर का डेटा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरी यहाँ पर जो बात की गई है वो है एज रिबल्स टेक डमास्कस असद फ्लीज सीरिया गिवन असाइलम इन रशिया रिपोर्ट्स। तो सीरिया में जो सीरियन वॉर हालांकि बहुत पुरानी है, 1970s के समय से है, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर अब जो ये मतलब जो असद फैमिली थी, ठीक है, बशर अल असद जो है वो आई थिंक ही वॉज द थर्ड लीडर। ठीक है, पहले उनके फादर जो है वो रूल किया करते थे, फिर उनके भाई ने रूल किया, फिर इन्होंने यहाँ पर रूल किया। तो इनके रूल को यहाँ पर जो है वो एक रिवोल्ट के थ्रू ख़त्म कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ इसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनका रूल था वो एक तरीके से एक ऑटोक्रेटिक रूल जो है वो माना जाता था। ठीक है ना, एक तानाशाही वाला रूल इनका माना जाता था। तो यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हुई है और रिबल्स ने डमास्कस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। डमास्कस मतलब सीरिया की राजधानी। और जो असद है दैट इज़ बशर अल असद जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो वहाँ से भाग गए हैं और रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि उनको जो शरण है वो दी गई है रशिया में। ठीक है, तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो पिछले मतलब काफ़ी समय से है ना, काफ़ी काफ़ी देशों में देखी गई है। ऐसा हमने श्रीलंका में देखा, लाइकवाइज हमने बांग्लादेश में देखा, लाइकवाइज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, उससे पहले तालिबान अफ़गानिस्तान में भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पिछले कुछ समय से बढ़ रही हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग ज़रूर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ज़रूर कहाँ कहाँ पर ऐसा हुआ है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही जो प्लेसेस इन न्यूज़ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है वहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच के पेज में आइडियाज़ पेज में एक न्यूज़ है जो मैं आपको शेयर करूंगा और आप लोग उसको खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, आइडियाज़ पेज में बात की जा रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल विद द सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जाती है सॉइल के लिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि उससे हो क्या रहा है कि डिसप्रपोर्शनेट यूज़ हो रहा है यूरिया का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। और जो हम बात करते हैं कि एनपीके फर्टिलाइज़र्स, मतलब फर्टिलाइज़र्स में एनपीके न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और
पोटेशियम सही मात्रा में होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? तो इसके लिए उन्होंने यही कहा है कि जो ये फर्टिलाइज़र प्राइजेज़ हैं, इसको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है ना। तो उससे फ़ायदा होगा। तो इस आर्टिकल को एक बार आप लोग पढ़िएगा, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पर 3 आर्टिकल्स की। सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है नए ऑयल फील्ड्स बिल को लेकर, है ना, जो अभी राज्यसभा में पास हुआ और लोकसभा में इसको काफ़ी पहले ही पास कर दिया गया था। तो कंसर्न्स इट रेजेज अबाउट द स्टेट्स राइट्स, कि राज्यों के अधिकार को लेकर यहाँ पर क्या कंसर्न्स जो है वो सामने आ रहे हैं, उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एफडीआई फ्लोज और फॉरेक्स रिजर्व्स की। ठीक है, इकोनॉमी का एक आप कह सकते हैं कोर टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में, है ना, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो उसकी बात करेंगे। इसके बाद नीचे एक आर्टिकल और है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमी, जो बात करता है कि वाई आरबीआई वांट्स हेज अगेंस्ट डॉलर रिलायंस बट नो पुश फॉर डी डॉलराइजेशन। ठीक है, आरबीआई जो है वो चाहता है कि डॉलर के ऊपर जो रिलायंस मतलब जो निर्भरता है उससे बचा जाए, लेकिन वो डी डॉलराइजेशन के लिए भी पुश नहीं कर रहा है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि डॉलर का यूज़ कम करना। ठीक है, खासकर जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं वहाँ पर डॉलर का यूज़ कम करना और किसी लोकल करेंसी का यूज़ करना, तो उसके लिए भी वो ज़्यादा पुश अभी यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो हालांकि इन 3 आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बट इन 3 आर्टिकल्स पर चलने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक तो मैप पर नज़र डालते हैं। ठीक है, एक तो जो सीरिया का इशू मैंने आपको बताया, तो एक बार थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि वेयर इज़ सीरिया एंड विच ऑल कंट्रीज़ नेबर इट। तो दिस इज़ सीरिया। ठीक है, ये आपका वेस्ट एशिया आप कह सकते हैं, पश्चिमी एशिया। यहाँ पर ये आपको सीरिया दिखाई दे रहा है, देयर इज़ लेबनान अगेन। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, है ना, मतलब इधर तो पूरा का पूरा इशू है ही है, इसराइल गाज़ा, है ना, इस तरफ। इसके ऊपर फिर लेबनान के साथ भी इशू हुआ है, और अभी ये सीरिया भी यहाँ पर आ गया है। तो सीरिया के साथ कौन कौन से देश हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो सबसे नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ तो इट हैज़ टर्की या तुर्की है जिसको कहते हैं। इसके बाद इस तरफ देखें तो इट हैज़ इराक। नीचे अगर हम बात करें तो दिस इज़ जॉर्डन। ठीक है, दिस इज़ सीरिया, दिस इज़ जॉर्डन। सीरिया की बाउंड्री जो है वो सऊदी अरेबिया से नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज़ जॉर्डन। और इस तरफ से अगर मैं बात करूँ तो वी हैव लेबनान, है ना, लेबनान का रीजन भी इससे लगता है। और थोड़ा बहुत जो इसराइल का एरिया है, इसराइल ने वैसे भी मैंने आपको बताया था कि सीरिया के जो गोलन हाइट्स का एरिया उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो वही वाला रीजन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और बाकी एक तरफ को ये इधर का जो सी है दैट इज़ योर, कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, उस पर भी इसकी बाउंड्री जो है वो ओपन होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक सी है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। जस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं जो ये गोलन हाइट्स वाला रीजन है, यहाँ से और इसराइल के बीच में एक सी लगता है, ये वाला, दिस इज सी ऑफ गैलीली। ठीक है, ये है सी ऑफ गैलीली, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, है ना, सी ऑफ गैलीली। और बाकी ये पूरा का पूरा सीरिया ऊपर बाउंड्री शेयर कर रहा है विद टर्की, इस तरफ इराक, इधर जॉर्डन, इधर लेबनान, और नीचे इधर इसराइल। ठीक है, और एक तरफ थोड़ा सा एरिया इसका जो है वो इधर भी ओपन है मेडिटेरेनियन सी में। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज के लिए पहला एग्ज़ाम तो आपको पता ही है, या फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज़ योर प्रीलिम्स, है ना। तो जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट, तीनों ही चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपनी जो तैयारी है उसको एसेस करने के लिए आपको, आपके पास इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए जिसमें 849 रुपीज़ में आपको मिल रही है विद 91 टेस्ट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट।
अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आपको 699 में मिल जाएगी विद 81 टेस्ट। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो वो आपको 449 में मिल जाएगी, है ना। सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज मिल रहा है वो आपको 299 में मिल जाएगी। और अगर आप सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है इनकी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी ओनली एट 249 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और किसी को भी लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो यहाँ पर जो एक नंबर है 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आर्टिकल्स देखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो देखिए ये हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, न्यू ऑयल फील्ड्स बिल एंड कंसर्न्स इट रेजेस अबाउट द स्टेट्स राइट्स। तो राज्यसभा ने ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2023, जिसको ऑयल फील्ड्स बिल कहा जा रहा है, इसको पास किया है पिछले हफ्ते। और ये बिल जो है वो अमेंडमेंट करेगा किस में, दैट इज़ द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1948, दैट इज़ द ऑयल फील्ड्स एक्ट which governs the exploration and extraction of natural gas and petroleum in the country। यानी कि जो ये 1948 का एक्ट है जिसको ऑयल फील्ड्स एक्ट कहा जाता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड अगेन प्लीज़, सॉरी फॉर। तो ये 1948 का जो एक्ट है जिसको ऑयल फील्ड्स एक्ट कहा जाता है ना, ये गवर्न करता है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का जो एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन है उसको गवर्न करता है, और उसी में कुछ बदलाव करने के लिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट लाया गया है। ठीक है, सेंटर एक्सपेक्ट करता है कि द अमेंडमेंट्स वुड एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल ऑयल्स एंड पुश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दीज सेक्टर्स टू रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन ऑयल इम्पोर्ट। हाउएवर अपोजिशन पार्टीज हैव क्रिटिसाइज द बिल्स फॉर सेवरल रीजंस। यानी कि केंद्र ये एक्सपेक्ट करता है कि ये जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, जो ये बदलाव लाए जा रहे हैं, इससे पेट्रोलियम और बाकी जो मिनरल ऑयल्स हैं उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। इससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में वो बढ़ेगा, और इससे होगा क्या कि भारत की जो निर्भरता है ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर वो कम होगी, है ना। ऐसा केंद्र का मानना है। लेकिन कई सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने इस बिल को क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी आलोचना की है। कई कारणों की वजह से आलोचना की है, वो आगे हम लोग देखेंगे अभी क्या क्रिटिसिज्म है। तो व्हाट अमेंडमेंट्स द बिल सीक टू इंट्रोड्यूस। तो ये बिल जो है वो 4 मेजर अमेंडमेंट्स की यहाँ पर बात कर रहा है 1948 के ऑयल फील्ड्स एक्ट में। और वो 4 क्या क्या है, सबसे पहला है एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल की जो परिभाषा है या मिनरल ऑयल की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड करने की बात यहाँ पर की गई है। करेंटली मतलब जो ये एक्ट है 1948 का, इस एक्ट में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को दे आर दी ओनली टू दैट हैव बीन डिफाइंड एज मिनरल ऑयल। ठीक है, मिनरल ऑयल के रूप में सिर्फ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ही डिफाइन किया गया है। ये बिल जो है लेकिन वो एक्सपेंड करता है डेफिनेशन को टू इंक्लूड एनी नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन, कोई भी नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन,
एंड शेल गैस, शेल ऑयल, ये सारे के सारे भी मिनरल ऑयल कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस न्यू बिल। हालांकि ये बिल ये भी क्लैरिफाई करता है कि इस डेफिनेशन में कोल, लिग्नाइट एंड हीलियम अकरिंग इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम और कोल और शेल ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो ये अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट है इंट्रोड्यूसिंग द पेट्रोलियम लीज। तो इसमें यह लिखा है कि जो एक्ट है वो डिफाइन करता है और रेगुलेट करता है माइनिंग लीज को। जहाँ पर भी एक्ट लिखा गया है दैट इज़ अबाउट दी 1948 एक्ट जो एग्जिस्टिंग है, और जहाँ पर भी बिल लिखा गया है वो बात कर रहा है जो अभी प्रेजेंट अमेंडमेंट लाया गया है वो। ठीक है, अब ये बिल जो है वो चाहता है कि पेट्रोलियम लीज, जो माइनिंग लीज है उसको पेट्रोलियम लीज से रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, जिसको डिफाइन किया गया है एज प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मेकिंग, मर्सेंटेबल, कैरिंग अवे और डिस्पोजिंग ऑफ मिनरल ऑयल्स, दिस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द पेट्रोलियम लीज। ठीक है, अब सारे के सारे जो माइनिंग लीजेस हैं विच आर करेंटली इन यूज़ ये वैलिड रहेंगे, और कोई भी लीजेस जो है दैट विल नॉट बी ऑल्टर्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द लेसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लीज। ठीक है, कि जो अभी तक माइनिंग लीज ऑलरेडी जो चल रही हैं है ना, जो पहले से अलॉट की गई हैं वो वैलिड रहेंगी, और कोई भी लीज जो है वो टू द डिसएडवांटेज ऑफ द लेसी ऑल्टर नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लीज। मतलब जब तक भी कोई लीज चल रही है तो उस लीज के पीरियड के दौरान उसमें ऐसे कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे जो लेसी, मतलब हु इज़ दी पर्सन हु इज़ होल्डिंग द लीज, उसके लिए डिसएडवांटेज होगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेंटर की जो रेगुलेटरी पावर्स हैं उनको एक्सपेंड करने की यहाँ पर बात की गई है। ये एक्ट जो है वो पावर देता है सेंटर को, एक्ट 1948, ध्यान रखिएगा एग्जिस्टिंग एक्ट की बात हो रही है। एक्ट जो है वो पावर देता है सेंटर को टू मेक रूल्स ऑन मैटर सच एज द ग्रांट ऑफ लीजेस। ठीक है, लीज ग्रांट करने के जो मामले हैं उनको लेकर रूल बनाने की पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। डिसाइडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज, लीज के क्या नियम शर्तें होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये डिसाइड करने की पावर भी किसके पास है? सेंटर के पास है। कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स के कंजर्वेशन, उनके डेवलपमेंट, इसकी पावर भी किसके पास है? सेंटर के पास है। एंड मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग ऑयल्स, ये सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर के पास है। लेकिन जो ये ऑयल फील्ड बिल्ड्स है उसने इन प्रोविजंस को तो रिटेन किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सेंटर की जो पावर है उसको एक्सपेंड किया है बाय अलाउइंग इट टू मेक रूल्स फॉर लीजेस टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, शेयरिंग ऑफ ऑयल प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मर्जर ऑफ लीजेस एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ऑन लीजेस। तो ये सारी की सारी पावर जो है, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर रूल्स बनाने की पावर भी सेंटर के पास आ जाएगी इस बिल के बाद। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद अगला पॉइंट है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। इसमें क्या है? इस बिल में ये लिखा गया है कि जो क्रिमिनल पनिशमेंट है फॉर दोज हु कॉन्ट्रावीन प्रोविजंस ऑफ द ऑयल फील्ड एक्ट, रिप्लेसिंग इट विद फाइन्स। ठीक है, कि जो ऑयल फील्ड एक्ट्स के प्रोविजंस थे उनको जो कॉन्ट्रावीन करता था या उनको जो वायलेट करता था उनके ऊपर जो क्रिमिनल पनिशमेंट था उसको स्क्रैप करके, उसको ख़त्म करके फाइन से रिप्लेस करने की बात यहाँ पर की गई है। करेंटली जो एक्ट है उसमें ये लिखा है कि कोई भी उसके प्रोविजंस का अगर वायलेशन होता है, प्रोविजंस का या उससे जुड़े हुए जो रूल्स है विच आर पास बाय द सेंटर, तो उसमें 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस बिल में ये लिखा गया है कि 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी और पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹10 लाख पर डे स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट पेनल्टी इफ द वायलेशंस परसिस्ट। यानी कि पहली बार में 25 लाख की पेनल्टी और दोबारा बार में अगर वायलेशंस जारी रहते हैं तो फिर हर दिन 10 लाख की पेनल्टी पड़ेगी। द बिल ऑल्सो एड्स द फॉलोइंग ऑफेंसेज, और इसमें कुछ और ऑफेंसेज या अपराधों को भी ऐड किया गया है, लाइक अंडरटेकिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू मिनरल ऑयल्स सच एज एक्सप्लोरेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रोडक्शन विदाउट अ वैलिड लीज। यानी कि अगर किसी के पास वैलिड लीज नहीं है और वो मिनरल ऑयल से जुड़ी हुई इस तरीके की एक्टिविटीज़ करता है लाइक एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये भी अपराध माना जाएगा। एंड नॉन पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, और अगर रॉयल्टी पे नहीं की जाती है तो भी वो एक अपराध माना जाएगा। अब इस बिल का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, तो इसको लेकर देखें, कई सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं कि कैसे ये बिल जो है वो राज्यों के अधिकारों को इफेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर
द्रविड़ मुनेत्र कजागम यानी कि डीएमके के एमपी हैं एनआर एलांगो, इनका ये कहना है कि जो वर्ड माइनिंग है उसको रिप्लेस किया जा रहा है ना, पेट्रोलियम वर्ड से रिप्लेस किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ राज्यों के अधिकारों को छीनने के लिए। इनका ये कहना है कि ये बिल जो है वो सेलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास भेजा जाए ताकि इसका रिव्यू हो सके। अभी इसी साल 25 जुलाई के दिन हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने ये कहा था कि स्टेट के पास यानी कि राज्यों के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ को के ऊपर टैक्स लगाने की जो एक्सक्लूसिव पावर है वो किसके पास है? राज्यों के पास है। ठीक है, और जो माइनिंग लीज होल्डर से रॉयल्टी कलेक्ट करने की पावर है वो भी राज्यों के पास है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये आर्टिकल भी हम लोगों ने डिटेल में देखा है। ठीक है, अब ये पावर जो है वो कहाँ से आती है? स्टेट लिस्ट। ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की 3 लिस्ट है उसमें जो सेकंड लिस्ट है दैट इज स्टेट लिस्ट, उसकी एंट्री 50 से ये पावर आती है। ठीक है, जो कि राज्यों को ये पावर देता है कि वो मिनरल राइट्स के ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर सकता है। लेकिन अगर माइनिंग लीजेस को रिप्लेस किया जाता है विद द पेट्रोलियम लीजेस इन द ऑयल फील्ड्स एक्ट, तो फिर ये लॉ जो है वो एंट्री 53 ऑफ द यूनियन लिस्ट के अंदर में आ जाएगा और इससे पावर मिल जाएगी पार्लियामेंट को कि वो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड मिनरल ऑयल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन अगेन, किसी किसी दिन होता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? तो राज्यों का मतलब यहाँ पर ये कहना है कि अगर जो टर्म है, ठीक है, माइनिंग लीज की जगह अगर उसको पेट्रोलियम लीज कर दिया जाता है तो फिर ये जो यूनियन लिस्ट की एंट्री 53 है उसके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, और उसके अंडर में आएगा तो उससे होगा क्या? पार्लियामेंट को ये शक्ति मिल जाएगी कि वो, क्योंकि यूनियन लिस्ट में आ गया है ना, तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं उनको लेकर पावर बनाने की, सॉरी, लॉज बनाने की जो पावर है वो किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास। और केंद्र की यानी कि सेंटर की लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट, है ना। तो इससे क्या होगा कि पार्लियामेंट को शक्तियाँ मिल जाएंगी टू क्रिएट लॉज रिगार्डिंग द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड मिनरल ऑयल रिसोर्सेज। ठीक है, कि मिनरल ऑयल रिसोर्सेज और जो आउट ऑयल फील्ड्स हैं उनके रेगुलेशन और डेवलपमेंट को लेकर लॉज बनाने की पावर
पार्लियामेंट के पास आ जाएगी, है ना। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अदर लिक्विड्स एंड सब्सटेंसेस डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी डेंजरसली इन्फ्लेमेबल, इन सब चीज़ों को लेकर लॉज बनाने की या रूल्स बनाने की जो पावर है वो किसके पास आ जाएगी, इसके पास, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, तो एक तो ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न यहाँ पर ये है कि इस बिल के जो प्रोविजंस हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन दे रहा है कि वो किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। डिस्क्रिशन का मतलब है कि उनकी खुद की, आप कह सकते हैं, मनमाने ढंग से, है ना। मतलब डिस्क्रिशन का मतलब यही होता है कि वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं, है ना। तो दिस वुड हैपन एज द बिल रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिमिनल पनिशमेंट, क्योंकि ये बिल जो है वो क्रिमिनल पनिशमेंट की पॉसिबिलिटी को ख़त्म करता है ना। ऐसा सीपीआई के एमपी पीपी सुनीर का कहना है। इनका ये भी कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज़ हैं, जैसे कि ओएनजीसी वगैरह, इनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ओवर द प्राइवेट प्लेयर्स। और क्रिटिक्स ने यहाँ पर यह भी क्लेम किया है कि दैट अ लार्जर रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन द ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर वुड लीड टू सीवियर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि दैट अ लार्जर रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज, कि अगर प्राइवेट कंपनीज का रोल बढ़ता है ऑयल और पेट्रोलियम सेक्टर में तो इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के ऊपर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, अगर वो इस सेक्टर में आएंगी तो प्राइवेट कंपनीज का तो मेन मोटिव क्या होता है, टू मेक प्रॉफिट्स, मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। तो फिर वो एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो हो सकता है कि उससे एनवायरनमेंट के ऊपर भी असर पड़े, ऐसा भी यहाँ पर जो है वो क्रिटिक्स का कहना है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ें। तो आई थिंक दिस आर्टिकल इज़ क्लियर। इस आर्टिकल को आप लोग इकोनॉमी में ले सकते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी में ही हम लोग मिनरल एक्सप्लोरेशन वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, ठीक, एनर्जी सेक्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, एफडीआई फ्लोज एंड फॉरेक्स रिजर्व्स। देखिए यहाँ पर बात क्या की गई है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा कोष है, इसमें 1.51 बिलियन डॉलर का वीकली राइज हुआ है और ये पहुंच गया है अब 658.09 बिलियन डॉलर 29 नवंबर के दिन। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से पिछले 8 स्ट्रेट हफ्तों का जो डिक्लाइन था, यानी कि लगातार 8 हफ्तों से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो रहा था, ठीक है, वो रिवर्स हुआ है। हम लोग 704.89 बिलियन डॉलर का हमारा जो है वो था, मतलब 27 सितंबर को हम इतने हाई पर थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 महीने तक हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगातार गिरता रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 27 सितंबर डेट बताई है, 704.89 बिलियन डॉलर्स हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। उसके बाद लगातार 2 महीने तक ये गिरता ही रहा। उसके बाद अभी थोड़ा सा जो है वो ऊपर को बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। 29 नवंबर का डेटा इन्होंने बताया है और अभी हम पहुंचे हैं 658.09 बिलियन डॉलर्स पर, ठीक। अब देखो, रफली 2 मंथ्स सिंस सितंबर 27, तो मतलब ये 2 महीने रहे हैं सितंबर 27 से, इसमें ना सिर्फ 46.79 बिलियन डॉलर्स का डिप हुआ, यानी कि गिरावट आई फॉरेक्स रिजर्व में, लेकिन रुपया भी डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हुआ, ठीक है। 83.67 से 84.66 तक जो है वो डॉलर पहुंच गया, मतलब रुपया पहुंच गया एज़ कम्पेयर टू डॉलर्स। और सितंबर 27 ही वो दिन है जब बीएसई का सेंसेक्स और निफ्टी 50 के जो बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडिसेस हैं ये भी अपने पीक पर थे, ठीक है, लगभग 86,000 और 26,000 पॉइंट से के आसपास। अब इसके बाद ये जो पीरियड रहा 27 सितंबर के बाद, हुआ क्या कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भारत की इक्विटी और डेट मार्केट्स में से पैसा पुल आउट करना, विड्रॉ करना, निकालना शुरू कर दिया। देयर नेट सेल्स अमाउंटेड टू 11.47 बिलियन इन अक्टूबर अलोन। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 11.747 बिलियन डॉलर्स, इतनी की इन्होंने सेल्स की, मतलब इतना पैसा जो है वो इंडिया की इक्विटी और डेट मार्केट से एफपीआईज ने विड्रॉ किया। नवंबर में बात करें तो ये 2.54 डॉलर्स था, ठीक है।
अब ये सारे के सारे जो आउटफ्लोज थे, डॉलर्स लीविंग द कंट्री, क्योंकि अगर ये लोग पैसा देश के बाहर निकाल रहे हैं, है ना, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट अगर ये यहाँ से वापस कर रहे हैं, तो यानी कि डॉलर जो है वो हमारे देश को क्या कर रहा है, डॉलर इज़ लीविंग अवर कंट्री। तो डॉलर अगर लीविंग अवर कंट्री, तो ये आरबीआई के ऊपर प्रेशर डालता है कि वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को सपोर्ट करे। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया कि जो उसके ऑफिशियल फॉरेक्स चेस्ट है या जो फॉरेक्स रिजर्व है, वहाँ से डॉलर्स को सेल करना शुरू किया, सो दैट कि डॉलर जो है वो उसकी सप्लाई मार्केट में बनी रहे। तो इसकी वजह से ही रिजर्व जो है वो कम हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको वैसे बेसिक्स इकोनॉमी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमने भी बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है। होता क्या है कि जिस चीज़ की मार्केट में, ठीक है, ये आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है, कि जिस भी चीज़ की मार्केट में सप्लाई कम होगी उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ ये रुपीज़ और डॉलर के साथ भी होती है। अगर ये एफपीआईज ने यहाँ से पैसा अपना बाहर ले गए, वो है ना, मतलब उन्होंने यहाँ से पैसा पुल आउट किया, तो इसका मतलब क्या है, अब पैसा वो पुल आउट करेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। तो यानी कि मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई कम हो गई, और जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है वो महंगी हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ हुई कि डॉलर की सप्लाई मार्केट में कम हुई तो डॉलर के प्राइस बढ़ गए, और डॉलर के प्राइस बढ़ गए तो मतलब रुपया जो है वो उसके मुकाबले क्या हो गया, वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है। लेकिन उसको थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से पैसा निकाल के सप्लाई ऑफ डॉलर्स उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश की, उसकी वजह से वो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फॉरेक्स रिजर्व्स के अगर मूवमेंट्स की बात करें, तो फॉरेक्स रिजर्व में जो डिप्लीशन है या एक्रीजन है, ठीक है, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, कमी आना, एक्रीजन का मतलब है बढ़ना। फॉरेक्स रिजर्व में डिप्लीशन होना या एक्रीजन आना, ये सिर्फ एफपीआईज की वजह से नहीं होता। ठीक है, कि इंडियन मार्केट में अगर एफपीआईज पैसा लेके जा रहे हैं तो हम कहेंगे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया, या एफपीआईज अगर यहाँ पर ज़्यादा पैसा लेके आ रहे हैं, ज़्यादा पैसा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया। सिर्फ इस वजह से नहीं होता, दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, तो रिवर्स जो रिजर्व का मूवमेंट है, दे आर अ फंक्शन ऑफ द कंट्रीज एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, ये उनका फंक्शन होता है। ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स बेसिकली कवर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस। ये भी आपको पता होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अभी हमने कंपोनेंट्स पिछले कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताए थे, है ना, जब एक आर्टिकल आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है तो वो ये नहीं बताता कि हम लोग, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर है, बल्कि वो ये बताता है कि हम सर्विस सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा एक आर्टिकल आया था अभी कुछ दिनों पहले, हमने डिस्कस किया था, है ना। तो उसमें भी ये सारी बातें कही गई थी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज़ योर करंट अकाउंट एंड दी कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बेसिकली कैसे ट्रांजेक्शन्स आते हैं, है ना, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें तो जो हमारा गुड्स में ट्रेड है वो हैज़ ट्रेडिशनली बीन मोर एन इम्पोर्टर देन एन एक्सपोर्टर। तो गुड्स में हम लोग ट्रेडिशनली जो है वो एक इम्पोर्टर रहे हैं। 2023-24 की भी अगर हम बात करें तो जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मतलब गुड्स का जो एक्सपोर्ट्स रहा है वो 441.48 बिलियन डॉलर का रहा। इंपोर्ट से काफ़ी कम, इंपोर्ट जो है वो 683.55 बिलियन डॉलर के रहे हैं। और इनका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। सो वी हैव अ डेफिसिट ऑफ 242.07 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक टेबल दिखाई गई है मर्चेंट ट्रेड डेफिसिट्स की, ये एयर एंड एयर आफ्टर चलती रही है, जहाँ पर ये 102.105 बिलियन डॉलर्स हुआ करती थी 2021 में। ये बढ़ के 2022-23 में 265.29 बिलियन डॉलर्स पर आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ट्रेड डेफिसिट का डेटा। ठीक है, डेफिसिट का मतलब ही वही है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, और लगातार ये डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है। 2020-21 में जहाँ ये 102.15 बिलियन डॉलर हुआ करता था, 2022-23 में 265 तक ये पहुँच गया। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। लेकिन जो हमारा सर्विसेज है उसमें स्थिति अलग है। ठीक है, सर्विसेज को इनविजिबल्स भी कहा जाता है, इनविजिबल्स अकाउंट।
ठीक है, इस अकाउंट में कंसिस्टेंटली हमें सरप्लस देखने को मिल रहा है और मोर देन डबलिंग सरप्लस जो है वो डबल हो रहा है। जहां 2017 16-17 में हमारा जो सर्विसेज के ट्रेड में सरप्लस था वो 98.03 बिलियन डॉलर्स था, वो 2022-23 में बढ़ के 218.78 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ है? दो मेजर हमारे इनविजिबल रिसीट आइटम्स है, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, क्योंकि एक तो हम लोग सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं वो, और दूसरा जो इंडियंस लिविंग अब्रॉड वहाँ से जो रेमिटेंसेज आती हैं। ठीक है, कि जो भी इंडियंस भारत के बाहर रह रहे हैं वो जो भी वहाँ पर पैसा कमाते हैं उस पैसे का कुछ हिस्सा वो अपने परिवारों को वापस यहाँ देश में भेजते हैं, दैट इज़ नोन एज फॉरेन रेमिटेंसेज। उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो ट्रेड इन सर्विसेज है वो बढ़ा है। ठीक है, अब देखो नेट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, तो ये वही हो गया सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपोर्ट। तो नेट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो 2011-12 में जहां 60.69 बिलियन डॉलर था वो बढ़ के 2016-17 में 70.76 बिलियन डॉलर पहुंचा और 2023-24 में 142.07 बिलियन डॉलर्स हो गया है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा। अब ऐसा जो है वो ज़्यादातर ये बताया गया है कि कोविड पेंडेमिक के बाद ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं, है ना, जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस हैं ग्लोबली, वो क्या होने लगे? डिजिटलाइज होने लगे, है ना। और इसकी वजह से जो इंडिया का आईटी सेक्टर की जो सर्विसेज हैं उनका एक्सपोर्ट जो है वो क्या होने लगा? बढ़ने लगा। सॉफ्टवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपोर्ट तो है ही है हमारा, इसके साथ साथ देयर इज अ जंप इन द नेट एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में भी हमारा जंप होने लगा, जहां ये 361 मिलियन एंड 424 मिलियन हुआ करता था 2021-22 में, मतलब वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब है कि इंपोर्टर, तो ये बढ़ के 29.29 बिलियन डॉलर्स और 3.49 बिलियन हो गया 2023-24 में। ठीक है, ऐसा बेसिकली क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई भी है कि भारत में कई सारी जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज हैं, उन्होंने भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जीसीसी जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं, जो कि स्पेशलाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अकाउंटेंसी एंड कस्टमर सपोर्ट। उनके जो पेरेंट ऑफिसेज हैं या जो उनके सब्सिडरीज हैं वर्ल्ड वाइड, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड यहाँ से की जा रही हैं। अब आपको एक चीज़ ऑब्वियसली पता है कि अगर हमारे देश में किसी चीज़ के कोई सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वो हमारे देश में फिर अगर वहाँ से सर्विस एक्सपोर्ट होगी तो वो हमारे देश के ट्रेड में गिना जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे देश में जो ये जीसीसीज हैं, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, इनका जो भी काम होगा या जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, है ना, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ये जनरली, तो जो इनके सर्विसेज प्रोड्यूस करने का जो अमाउंट है दैट विल बी अकाउंटेड इन आवर जीडीपी ऑल्सो, है ना, क्योंकि जीडीपी का मतलब ये होता है कि टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर विद इन अ जोग्राफी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर अगर जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो उसकी वर्थ होगी, दैट विल ऑल्सो बी अकाउंटेड इन अवर जीडीपी। ठीक है, अब इसके बाद जो प्राइवेट रेमिटेंस ट्रांसफर्स हैं, ठीक है, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे दिरहम में हो, चाहे यूरो में हो, पाउंड में हो, जो इंडियन डायस्पोरा के द्वारा बाहर से भेजी जाती है अपने घरों में, ये 2011-12 में 63.47 बिलियन डॉलर हुआ करती थी। थोड़ा सा इसमें गिरावट आई, 2016-17 में ये 56.57 बिलियन डॉलर तक पहुंची। उसके बाद 22-23 में बढ़ के 101.78 बिलियन डॉलर हुई और फिर 2023-24 में बढ़ के 106.63 बिलियन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि जो हमारा इनविजिबल का सरप्लस है, देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव में लिखी गई हैं, बट उनको आपको समझना है। ट्रेड में डेफिसिट बताया गया है, डेफिसिट का मतलब ही है इंपोर्ट इज मोर देन द एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर इनविजिबल्स का या जो सर्विसेज हैं उनका सरप्लस बताया गया है। सरप्लस का मतलब ही है एक्सपोर्ट इज मोर देन द इंपोर्ट। फिर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द डेफिसिट, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं, ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज ट्रेड इन सर्विसेज, दे आर अकाउंटेड इन द करंट अकाउंट। ठीक है, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया।
अब ऑब्वियस सी बात है कि सरप्लस हमारा कम है और डेफिसिट हमारा ज़्यादा है, तो जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे, हालांकि इन्होंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव में दी हैं, बट उसको समझना है कि ट्रेड का डेफिसिट है, इनविजिबल्स का सरप्लस है, यानी कि गुड्स में डेफिसिट है, सर्विसेज में हम लोग सरप्लस हैं। डिफरेंस निकालोगे तो डेफिसिट विल बी मोर, क्योंकि डेफिसिट ज़्यादा है ना, तो इसीलिए सारी की सारी वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव दिख रही हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट इज पॉजिटिव, मतलब हमारा वी आर द नेट इंपोर्टर। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट के टोटल टर्म्स में भी या नेट टर्म्स में भी वी आर अ नेट इंपोर्टर। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो माइनस नेगेटिव में दिख रही है। नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो इनविजिबल में हमारा सरप्लस हुआ है, ठीक है, 2020-21 में, यानी कि सर्विसेज में जितना सरप्लस हुआ है उसके कंपैरिजन में जो गुड्स में डेफिसिट है वो कम है। तो दैट्स वाई हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नेगेटिव हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस साल में वी हैड अ करंट अकाउंट नॉट डेफिसिट बट सरप्लस। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो आगे क्या लिखा है, करंट अकाउंट की रिलीफ की अगर हम बात करें तो नेट इंपैक्ट ऑफ जो इनविजिबल का सरप्लस बढ़ रहा है ना, उसका जो नेट इंपैक्ट अगर हम देखें टुगेदर विद द वाइटनिंग ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट हैज बीन टू ब्रिंग डाउन द इम्बैलेंसेज इन इंडियाज ओवरऑल एक्सटर्नल करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है वो मैंने आपको बताया 2011-12 में 78.16 बिलियन डॉलर था। 2012-13 में ये और बढ़ता है, 2023-24 में काफ़ी कम हो गया, और सिर्फ एक ईयर बताया गया है, दैट इज ये 2020-21 है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, जहाँ पर करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव हो गया है। करंट अकाउंट पॉजिटिव होने का मतलब वही है कि करंट अकाउंट में डेफिसिट नहीं है बल्कि रादर इट्स अ सरप्लस। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि इंडिया कुछ ही ऐसे देशों में शामिल है जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट उसके मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट से काफ़ी कम है। चाइना की अगर हम बात करें तो 2023 में चाइना का जो गुड्स ट्रेड सरप्लस है वो 593.90 बिलियन डॉलर था। ठीक है, उसने एक्सपोर्ट किया लगभग 3200 बिलियन डॉलर के आसपास, इंपोर्ट था उसका 2500। ठीक है, तो उसके पास इतना सरप्लस था, लेकिन इट ऑल्सो अनलाइक इंडिया हैड 340.91 बिलियन डॉलर्स इनविजिबल डेफिसिट। चाइना में बेसिकली उल्टा है, जैसे इंडिया में हम बात कर रहे हैं कि हमारा ट्रेड्स का नेगेटिव है ना, ट्रेड में डेफिसिट है गुड्स में, और सर्विसेज में हमारा पॉजिटिव है, सरप्लस है। चाइना में उल्टा है, चाइना में गुड्स के ट्रेड में आपको देख रहा है काफ़ी ज़्यादा सरप्लस है, और वहीं अगर हम बात करें तो जो सर्विसेज में इनका डेफिसिट है, इनविजिबल्स में डेफिसिट है, तो इसकी वजह से इसका जो करंट अकाउंट सरप्लस है जो गुड्स की वजह से इतना ज़्यादा था, लेकिन वो सर्विसेज में डिक्लाइन होने की वजह से 252.99 बिलियन डॉलर रह गया। ठीक है, दिस इज द बट इट हैज़ अ करंट अकाउंट सरप्लस नॉट अ डेफिसिट, क्योंकि इन दोनों का जब आप नेट निकालोगे 593.90 दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव 340.91, क्योंकि ये इनविजिबल्स में या सर्विसेज में डेफिसिट है, तो जब आप इनका नेट निकालोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, बट दिस इज सरप्लस। ठीक है, तो करंट अकाउंट का वहाँ पर सरप्लस है। इसके बाद आगे लिखा है आर रोबस्ट एंड स्ट्रक्चरली सरप्लस इनविजिबल अकाउंट हैज़ केप्ट इंडिया CAD एट मैनेजेबल लेवल्स। ठीक है, हमारा जो रोबस्ट और स्ट्रक्चरली सरप्लस इनविजिबल अकाउंट है, इसकी वजह से भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैनेजेबल लेवल पर है ना। इसने जो स्ट्रक्चरली हाई गुड्स ट्रेड डेफिसिट्स है उसके इफेक्ट्स को भी कहीं ना कहीं कम किया है, परहैप्स रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग लॉस ऑफ कम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड टेंजिबल प्रोडक्शन सेक्टर्स। ठीक है, और ये जो हमारा लॉस ऑफ कम्पिटिटिवनेस है ऑफ द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं हो रहा है, इसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम है ना, और जो टेंजिबल प्रोडक्शन सेक्टर्स है उसको ये जो ऑब्वियस ही बात है कि ये गुड्स ट्रेड में अगर डेफिसिट है तो वो इन चीज़ों को ही दर्शा रहा है ना, लेकिन सरप्लस में हमारा इनविजिबल्स में या सर्विसेज में हमारा सरप्लस है, तो वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके इफेक्ट को कम करता है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट की वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो BOP दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो समस्या है आज के समय में वो है कैपिटल अकाउंट की वजह से, करंट अकाउंट की वजह से नहीं है। ठीक है,
तो सो लॉन्ग एज द कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट्स आर मॉडेस्ट, जब तक हमारे कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये कैपिटल फ्लोज से फाइनेंस किए जा सकते हैं। ज़्यादातर सालों में जो नेट कैपिटल इनफ्लोज हैं वो एक्चुअली करंट अकाउंट डेफिसिट से ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे कि कैपिटल करंट अकाउंट में करंट अकाउंट में डेफिसिट है, यानी कि करंट अकाउंट क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर कैपिटल इनफ्लोज हमारे देश में हो रहा है बाहर से, तो कैपिटल इनफ्लोज अगर हो रहा है तो उसकी वजह से होगा क्या, जितना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, यहाँ पर आई थिंक दिया होगा, देखो जैसे आप ये वाले साल को देखो, 2012-13 को आप देखो, यहाँ पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है $88.16 बिलियन, लेकिन हमारे देश में जो कैपिटल इनफ्लो हुआ है वो $91.99 बिलियन है। तो दिस इज मोर देन दिस इज, ठीक है, ये जो है इससे ज़्यादा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब होगा क्या कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो उतने बढ़ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हो जाएंगे। और वहीं अगर जैसे आप 2011-12 की बात करो तो यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट है $78.16 बिलियन में, वहीं जो कैपिटल इनफ्लोज हैं वो इससे कम है। तो इसकी वजह से हमारे जो रिजर्व हैं वो कम हो गए। ठीक है, आई होप क्लियर है बात, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो ज़्यादातर सालों में यही लिखा है कि जो कैपिटल इनफ्लोज हैं वो हायर रहे हैं देन द करंट अकाउंट डेफिसिट, और इसकी वजह से एक्सेस जो हुआ है ना, उस एक्सेस को आरबीआई ने अपने ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व में ऐड कर लिया है। रिसेंट ईयर्स में हैव सीन मोर एक्विजिशंस एंड डिप्लीशंस हैपनिंग ओनली इन सम, 2011-12 में, 2018-19 में और 2022-23 में, ये 3 साल ऐसे रहे हैं जब हुआ क्या है, देखो 2011-12, 18-19 और 22-23, 11-12, 18-19 और 22-23, ये 3 साल ऐसे रहे हैं जब हमारा कैपिटल इनफ्लोज करंट अकाउंट डेफिसिट से कम रहा है। तो ऐसे समय में हमारे जो रिजर्व हैं वो इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज किए हुए हैं, इसीलिए इन तीनों सालों में नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, समझ गए बात। इसके बाद आगे लिखा है कि द आउटस्टैंडिंग फिस्कल ईयर एंड रिजर्व्स विद आरबीआई हैव गॉन अप फ्रॉम 294.4 बिलियन। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2011-12 में $294.40 बिलियन हुआ करते थे, 2023-24 में बढ़ के ये 646.42 बिलियन डॉलर पहुंचे, और अभी जो है ये 658.09 बिलियन डॉलर के आसपास बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए कैपिटल फ्लोज। अब कैपिटल फ्लोज जो बाहर से पैसा आता है वो किस फॉर्म में आता है, एफडीआई के फॉर्म में, एफपीआईज के फॉर्म में, है ना, या जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हम लोग करते हैं, या जो नॉन एनआरआई डिपॉजिट्स होती हैं उन सब के फॉर्म में आता है। इनमें से इन सब में से एफडीआई को जो है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है क्योंकि दे यूजुअली एंटेल अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है फैक्ट्रीज और फिजिकल एसेट्स में। इससे देश की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो जॉब क्रिएशन है, वो बढ़ता है। बाकी जो 3 सोर्सेज हैं वो जैसे कि एफपीआई है ना जस्ट गिव मी अ मिनट अगेन। ठीक है, जो बाकी 3 सोर्सेज हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, चाहे वो एफपीआई हो या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो या एनआरआई डिपॉजिट्स हो, है ना। और इनकी वजह से सडन आउटफ्लो और विड्रॉल्स भी होता है कि कभी भी मतलब ये पैसा आ जाता है, कभी भी ये पैसा चला जाता है ना। तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है।
लेकिन एफडीआई जो है वो रिलायबल है क्योंकि लॉन्ग टर्म होती है ना। फिजिकल एसेट्स और फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म का, इससे हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है और जॉब क्रिएशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। आरबीआई का जो बीओपी डेटा है वो ये दिखाता है कि एफडीआई फ्लोज इंडिया में ड्रॉप हुए हैं। 2019-20 में 56.01 बिलियन डॉलर थे, 2020-21 में 54.93 हुए, थोड़ा सा और गिरावट आई। इसके बाद 21-22 में थोड़ा सा और बढ़े, लेकिन अगर हम फॉलोइंग 2 फिस्कल ईयर्स में बात करें तो इसमें काफ़ी कमी आ चुकी है, 42.01 और 26.47। और नेट एफपीआई फ्लोज की अगर हम बात करें तो वो बढ़े हैं, लेकिन एफपीआईज मैंने आपको फिर से बताया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स नॉट वेरी रिलायबल, है ना। तो अब जो रुपये के ऊपर प्रेशर पड़ा है कैपिटल अकाउंट की वजह से, वो जैसा 2011-12 या 12-13 में था उससे सिचुएशन अलग है। ठीक है, उस समय सिचुएशन ये थी कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा था। आप देख सकते हैं उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा हुआ करता था 11-12, 12-13 में। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा काफ़ी कम है, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो द ड्राइंग अप ऑफ कैपिटल फ्लोज triggered by the US Federal Reserve's decision to gradually unwind or taper its bond purchases program, read the printing of dollars, only made things worse then, sending the rupee into a free fall amid dwindling foreign reserves। ठीक है, तो उस समय बेसिकली क्या होता था कि कैपिटल फ्लोज में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, क्योंकि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने फैसला लिया था कि वो ग्रेजुअली क्या करेगा, अपने जो बॉन्ड परचेजेज हैं, है ना, बॉन्ड परचेज का जो उसका प्रोग्राम है जिसको फेड टेपरिंग कहा जाता है, उसको वो अनवाइंड करेगा, मतलब टेपरिंग करेगा उसकी। तो उससे चीज़ें उस समय हालात ख़राब हुए और रुपया जो है वो एक फ्री फॉल वाली स्थिति में आ गया, मतलब रुपया लगातार गिरता ही जा रहा था और हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो भी गिरावट उसमें देखने को मिल रही थी। लेकिन इस टाइम चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हैं। हालांकि एफडीआई काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। एफडीआई फ्लोज इनवॉलेटाइल भी हैं, और साथ ही साथ जो अभी अगले डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आएगा यूएस में, उसकी वजह से कुछ अनिश्चितता या इनसर्टिनिटीज़ भी हैं। लेकिन जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा इतना नहीं है जितना पहले था, ठीक है। और अभी हम उसको, अगर वो मतलब उसमें ज़्यादा अगर कुछ हालात ख़राब होते भी हैं तो हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम उसको आराम से फाइनेंस उससे कर सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन जैसे 2011-12 के आसपास थे वैसे सिचुएशंस अभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस आर्टिकल से मेन चीज़ जो आपको समझनी है या जो जाननी है वो आपको बात करनी है या कंसेप्ट समझना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का, करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, किस में हमारा सरप्लस है, किस में हमारा जो है वो डेफिसिट है, ठीक है। कैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट होता है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव आता है, दैट इज़ अगर हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जो नेट है अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर क्या असर पड़ता है, क्या वो इंक्रीज़ होता है, क्या वो डिक्रीज़ होता है। तो इस तरीके के कंसेप्ट्स के ऊपर आपको ज़्यादा जो है वो यहाँ पर फोकस करना है इस आर्टिकल में, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो इसको आप लोग इकोनॉमी में, इंटरनेशनल ट्रेड में लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पर और देखते हैं कि वाई आरबीआई वांट्स हेज अगेंस्ट डॉलर रिलायंस बट नो पुश फॉर डी डॉलराइजेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उन्होंने फ्राइडे के दिन ये कहा कि भारत जो है वो डी डॉलराइजेशन को परस्यू नहीं कर रहा है, एंड दैट रीसेंट मेजर्स प्रमोटिंग ट्रांजैक्शंस इन डोमेस्टिक करेंसीज आर इंटेंडेड टू डिरिस्क इंडियन ट्रेड। और भारत ने अभी जो डोमेस्टिक करेंसीज यानी कि अपने रुपये में जो ट्रेड को प्रमोट किया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि जो इंडियन ट्रेड है वो रिस्क फ्री रह सके। ये क्लैरिफिकेशन बेसिकली तब आया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा था कि जो ब्रिक्स देश हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा अगर वो डॉलर के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर वो अपनी निर्भरता डॉलर के ऊपर कम करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो यहाँ पर दास का ये कहना है, शक्तिकांता दास का, आरबीआई गवर्नर का, जो ब्रिक्स देश हैं दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया है, साउथ चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक शेयर्ड करेंसी की पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया था बट उसका कोई फैसला नहीं निकल पाया। आरबीआई का डिसीजन सच एज अलाउिंग द वॉस्ट्रो अकाउंट्स एंड एंटरिंग लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट्स आर एम्ड एट डाइवर्सिफाइंग रिस्क रादर देन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द डॉलर। तो इनका यही कहना है कि हम अपने रिस्क को कम कर रहे हैं बल्कि हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को कम नहीं कर रहे हैं, मतलब डी डॉलराइजेशन वाला कोई केस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर यह बताया है कि इंडिया
डी डॉलराइजेशन को बैक क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि चाइनीज़ युआन जो है वो राइज हो रहा है एंड इट इज़ गिविंग अ टफ कंपटीशन, या फिर एक चैलेंज बन रहा है वो यूएस डॉलर के लिए. इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड यूजिंग द युआन फॉर रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स इवन एज द एक्सेप्टेंस ऑफ द करेंसी इज ग्रोइंग इन रशिया. ठीक है, रशिया में इस करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, किसकी, चाइनीज़ युआन की. लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने रजिस्ट किया कि वो युआन का इस्तेमाल रशिया के ऑयल इम्पोर्ट्स के लिए करेगा. ठीक है, इसके बाद रशिया के ऊपर जब वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए जिसमें $300 बिलियन के जो रशियन फॉरेन होल्डिंग्स हैं उनको फ्रीज किया गया, उसके बाद युआन जो है वो रशिया का मोस्ट ट्रेडेड करेंसी बन गया पिछले साल. पिछले साल मतलब रशिया ने जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है वो चाइना की युआन करेंसी में ही किया है. और ऐसे समय पर इंडिया इज़ वेरी ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन द डॉलर. ठीक है, भारत इस चीज़ को लेकर भी समझता है कि अगर डॉलर के ऊपर ज़्यादा निर्भरता दिखाई गई तो उससे क्या होगा. आरबीआई ने इसीलिए गोल्ड परचेज करने शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ जो अपना गोल्ड उसका बाहर देशों में रहता था उसको भी इंडिया में वापस मंगाना शुरू कर दिया है. ठीक है, अब ये बेसिकली जो यूक्रेन में वॉर हुआ उसके बाद जो अनसर्टेनिटीज़ या अनिश्चितताएं बढ़ी उसके वजह से हुआ ही हुआ है ना. और कई सारे जो ग्लोबल सेंट्रल फॉरेन बैंक्स हैं वो इस बात से चिंतित है कि कहीं पर और सैंक्शंस वगैरह ना लग जाएं तो वो गोल्ड परचेज कर रहे हैं. ठीक है, तो वाई आर सेंट्रल बैंक्स ऑन बाइंग गोल्ड बाइंग स्प्री. तो यहाँ पर कई सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ के, उन्होंने अपने गोल्ड होल्डिंग्स को बढ़ाया है ताकि वो डॉलर डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम से खुद को डाइवर्सिफाई कर सकें. जेपी मॉर्गन के अनुसार सेंट्रल बैंक्स ने कलेक्टिवली 2022 में 1136 टन ऑफ गोल्ड खरीदा है. ठीक है, और ये हाईएस्ट एनुअल डिमांड है अभी तक रिकॉर्ड में. और 2023 में भी 1037 टन गोल्ड खरीदा है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो लंदन हेडक्वार्टर्ड इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए, उसका ये कहना है कि सेंट्रल बैंक्स हैव रिपोर्टेड 60 टन्स ऑफ नेट गोल्ड परचेजेस इन अक्टूबर के महीने में इतना हुआ है. और आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो इस महीने खरीदा अक्टूबर में 27 टन. इसके बाद सेकंड नंबर पर है टर्की और पोलैंड 17 टन और 17 टन एंड 8 टन रिस्पेक्टिवली. चाइना जिसने अपनी जो मच ऑफ द डिमांड है उसको फुलफिल कर लिया था ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सैंक्शंस एट रशिया, और जो अभी यूएस के साथ ट्रेड वॉर में इंगेज है, उसने पिछले 2 सालों में भी रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड परचेज किया है. 2023 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हैज़ बॉट मोर गोल्ड देन एनी अदर सेंट्रल बैंक. किसी भी और देश के सेंट्रल बैंक के कंपैरिजन में चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो 2023 में खरीदा है. अब जो करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ का, वो ये दिखाता है कि उसमें डॉलर का जो शेयर है सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के फॉरेन रिजर्व्स में, डॉलर जो है वो कम हो रहा है, डॉलर का शेयर, और गोल्ड जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट ये कहती है कि इंक्रीज इन गोल्ड परचेजेस बाय सेंट्रल बैंक्स रिड्यूस देयर नीड फॉर प्रिकॉशनरी रिजर्व्स ऑफ यूएस डॉलर्स एंड यूएस ट्रेजरीज विच फ्रीड अप कैपिटल फॉर ग्रोथ बूस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो मतलब ये कहा गया है कि इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो गोल्ड ज़्यादा परचेस कर रहे हैं तो प्रिकॉशन के रूप में उनको यूएस डॉलर्स और यूएस ट्रेजरीज को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल फ्री अप हो गई है ताकि वो उसको जो भी ग्रोथ बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं. अब हाउ डज़ द हाई कॉस्ट ऑफ होल्डिंग डॉलर्स प्ले आउट इन दिस सिनेरियो, क्योंकि डॉलर्स को होल्ड करने की कॉस्ट भी होती है, तो वो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कैसे सामने दिख रही है. तो देखो, डिप्लीटिंग डॉलर रिजर्व्स अमिड सर्जिंग ऑयल प्राइजेस हैज़ रिसेंटली कॉज्ड कंसिडरेबल सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडियाज़ नेबरहुड. है ना, कि डॉलर रिजर्व्स कम हो रहे हैं और ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं. है ना, ये हमने इसकी वजह से देखा कि इंडिया के जो कई सारे नेबर्स हैं, है ना, वहाँ पर पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट देखने को मिला, लाइक श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान. यहाँ पर जो इनका डॉलर रिजर्व है वो यूक्रेन वॉर के बाद काफ़ी कम हो गया और इसकी वजह से इनका जो ट्रेड रिलेशंस है विद इंडिया वो भी ख़राब हो गया. वाइल इंडिया हैज़ मैनेज्ड टू कीप अ रोबस्ट रिजर्व, इंडिया का रिजर्व तो अभी भी अच्छा है, वो ऊपर ही आपको आर्टिकल में बताया, लेकिन जो डॉलर की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं वो एक चिंता का विषय ज़रूर है. तो टू पार्शली डिरिस्क इट्स ट्रेड टाइज, इंडिया इज़ पुशिंग फॉर ट्रेड विद चाइना इन द यूएई इन डोमेस्टिक करेंसीज दैट कुड हेल्प कट रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर.
तो अपने ट्रेड टाइज को, रिस्क को कम करने के लिए इंडिया जो है वो रशिया के साथ और यूएई के साथ जो ट्रेड कर रहा है वो डोमेस्टिक करेंसीज में कर रहा है, ताकि उसकी जो निर्भरता है वो यूएस डॉलर के ऊपर थोड़ा सा कम हो जाए। हालांकि जो डोमेस्टिक करेंसी का ट्रेड है वो अभी तक बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ है एज एक्सपेक्टेड, जितनी उम्मीद थी, क्योंकि इंडिया का गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड में जो फुटहोल्ड है, जो मतलब पकड़ है, वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। इंडिया के जो एफर्ट्स हैं टूवर्ड्स इंटरनेशनलाइजिंग द रुपी कुड गेट अ बूस्ट इफ ऑयल एक्सपोर्टर्स बिगिन एक्सेप्टिंग रुपी पेमेंट्स। ठीक है, इंडिया का जो एफर्ट है कि वो रुपये को इंटरनेशनलाइज करना, मतलब जैसे डॉलर इज़ इंटरनेशनल करेंसी, तो उसी तरीके से इंडिया का रुपये जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बने, उसको लेकर भारत का जो एफर्ट है वो तभी उसको एक बूस्ट मिल सकता है अगर जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं वो रुपये में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो। लेकिन वो इस बात से हेजिटेंट है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वो रुपये में पेमेंट लेंगे फिर उसको वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है, द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द युआन हैज़ बीन इट्स यूज इन परचेजिंग रशियन ऑयल। ठीक है, युआन के राइज करने का जो कारण बताया गया है वो है उसका इस्तेमाल रशियन ऑयल को खरीदने में। एज चाइना एंड रशिया हैव अ बायलैटरल ट्रेड बैलेंस, चाइना और रशिया का बायलैटरल जो ट्रेड बैलेंस है, तो दोनों कंट्री जो हैं वो यूएस डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को कम कर पाए हैं डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड करने के थ्रू। लेकिन इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो ज़्यादातर देशों के साथ डेफिसिट में है एक्सेप्ट द यूएस। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है और बाकी ज़्यादातर देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, चाइना के साथ तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो आई होप क्लियर है बात कि इंडिया डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहा है, लेकिन डॉलर के ऊपर अपनी रिलायंस थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए इंडिया ने गोल्ड वगैरह भी परचेज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और ज़्यादा गोल्ड जो है हम लोग खरीद के अपने पास रख रहे हैं ताकि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उसमें गोल्ड की मात्रा ज़्यादा हो जाए और डॉलर्स कम हो जाए। ठीक है, ताकि डॉलर के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाए और साथ ही साथ हम कुछ देशों के साथ लाइक रशिया एंड यूएई हम डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा रुपया इंटरनेशनलाइज होने के में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और वक्त लग सकता है। ठीक है, चलो तो आई होप क्लियर हैं ये सारे आर्टिकल्स। और आज के जो तीनों आर्टिकल्स थे मोस्टली दे ऑल आर रिलेटेड टू इकोनॉमी ओनली। और जो मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया है, जो मैं आपको करूँगा, मतलब वो सॉइल वाला है ना, जिसमें बात की गई है फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह को लेकर, वो भी एक तरीके से अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड आर्टिकल है। दैट इज़ अगेन इंक्लूडेड इन योर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। तो सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो आज इकोनॉमी से ही रिलेटेड है ना। आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि हम लोग इकोनॉमी के पेज को कवर नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी की न्यूज़ वही होती हैं जो सिर्फ इकोनॉमी वाले पेज पर आती हैं। ठीक है, इस तरीके की आर्टिकल्स जो हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इकोनॉमी, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं या ज़्यादा बेटर आर्टिकल्स हैं विच नीड टू बी कवर्ड। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की, तो आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन को एसेस करने के लिए, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट, तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, है ना। और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो वो आपको 699 में मिल जाएगी। तीनों चीज़ों की आपको 849 में मिल रही है। सिर्फ अगर आप जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 449 में। सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो वो 299 में मिल जाएगी। और सिर्फ अगर आप सी सेट के टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो वो मिल जाएंगे आपको 249 में। ठीक है, ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से आप जिसमें भी चाहें एनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर अगर आपके मन में है तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा होगा 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी ऐप के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए, जाने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ी सी हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस तरीके से कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी इसमें हो सकती है।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी कमेंट्स हैं आप बताना चाहें, कुछ अपनी बात, कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं और आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।